एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत अब चीन को देखकर अपनी तैयारियां कर रहा है और विगत 2 सालों से ये तैयारियां चल रही हैं। पहले हम पश्चिमी देशों को या अमेरिका को देखकर तैयारियां करते थे, पर अब चीन को देख के भारत तैयारियां कर रहा है। और भारत की जो टेंडेंसी है कि दूसरे देशों को देखकर अपनी तैयारी करना, यही सबसे घातक है और इसी के कारण हमें कई बार बैकफुट पर रहना भी पड़ता है। और चीन और एलएसी में अभी भारत भले ही चीन को कितना भी पाने का प्रयास कर रहा है, चीन की बराबरी बनने का प्रयास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं चीन का अपर हैंड रहता ही है। ये हमारे जवानों की दिलेरी ही है कि हम वहां पर उनको रोक पा रहे हैं, पर टेक्नोलॉजिकल मामले में या हम हथियारों के मामले में चीन की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। भले चीन की हथियारों की क्वालिटी कैसी भी हो, पर अलग अलग प्रकार के हथियार हमसे ज्यादा और बेहतर संख्या में उनके पास हैं। इसी प्रकार की पीएलए के पास मिसाइल है या आप कह सकते हैं आर्टिलरी रॉकेट है, जो कि PHL-03 के नाम से जाना जाता है, जो कि 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। अब इसी प्रकार की मारक क्षमता प्राप्त करने के लिए पिनाका MK3 की परिकल्पना सामने आई है। भारतीय आर्मी या हमारी जो सरकार है या हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या हमारे जो जानकार हैं, वो अब पैरवी कर रहे हैं कि हमारे पास पिनाका मार्क 3 जैसी मिसाइल होनी चाहिए जिसकी की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा हो। अभी हमारे पास जो पिनाका है वो लगभग 70 से 90 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। पिनाका MK2 या नई जनरेशन के पिनाका 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती हैं, पर हमारे पास इस प्रकार कोई भी आर्टिलरी रॉकेट नहीं है जो कि भारत और चीन के लड़ाई के सिनारियों में कम खर्चे में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाए, जो कि 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखे और बहुत ही डीप अपने देश में डिप्लॉयमेंट उसका हो, फिर भी हम दुश्मनों पे अटैक कर सकें। इस तरह की कोई हमारे पास रॉकेट नहीं है। अगर हमें अटैक करना भी होगा इतनी दूरी पे, तो हम अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का ही इस्तेमाल करेंगे, उसी पर निर्भर हम रहेंगे, या क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये बहुत महंगे सॉल्यूशंस हैं, पर इनसे सस्ता सॉल्यूशन होता है आर्टिलरी रॉकेट का इस्तेमाल करना। तो उसी रॉकेट को डेवलप करने के लिए अब भारत कमर कस रहा है। अब कमर कस रहा है तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक भारत चीन का जो सिनारियो है, मुझे लगता है या तो सॉल्व हो जाएगा या ज्यादा बिगड़ जाएगा और हमें उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। दूसरा, चीन को देखकर जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं वो लाइट टैंक का है। लाइट टैंक की परिकल्पना 1-2 साल पहले ही आई, जब चीन का डिप्लॉयमेंट हमें लद्दाख एरिया में देखने को मिला, LAC के नजदीक देखने को मिला। अब भारत इसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च कर चुका है। हम लोग हल्का टैंक तो बहुत पहले से सुन रहे थे, पर अभी कुछ नई अपडेशन निकल कर आई है। पहले जो हल्का टैंक हम लोग सुन रहे थे वो ये माना जा रहा था कि K9 वज्रा टी के चेसी में ही, क्योंकि वो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, उसी में चेंजेस करके इसको हल्के टैंक में डेवलप कर लेते हैं। पर आर्मी ने जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट दी है या सीज की है, उसमें कहा गया है कि 25 टन से ज्यादा भारी ये हल्का टैंक नहीं होना चाहिए, जिसके लिए K9 वज्रा टी का चेसी अब सुटेबल नहीं है। और ये माना जा रहा है कि अब प्रोजेक्ट जोरावर के तहत एक नया टैंक डेवलप किया जाएगा। इस टैंक को बनने में 3 साल का समय लगेगा और तब जाके ट्रायल पर जाएगा, और ट्रायल में होने के बाद ही इसको प्रोडक्शन में भेजा जा सकता है। अब ट्रायल करते करते भी हम लोग कितना समय लगा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल से पहले ये टैंक बनने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे वहां एक नया टैंक तो बन जाएगा, पर यह बहुत दुख की बात है कि चीन को देखकर हम ये कर रहे हैं, और दूसरी बात समय पे भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीन के साथ तो सिनारियो अभी को है। अभी अगर 1-2 साल में मामला बिगड़ जाता है तो हमारे पास हल्के टैंक नहीं होंगे, और भारत को वहां पर रिक्वायरमेंट हो रही है। हल्के टैंक होने से ये फायदा होता है कि इसका डिप्लॉयमेंट जल्द से जल्द किया जा सकता है, एयरलिफ्ट किया जा सकता है, और एयरलिफ्ट करने से ही ज्यादा हथियार इस तरह के लोकेशन पर पहुंच पाते हैं जिस प्रकार के लोकेशन LAC पर हैं। हम चीन की रणनीति को देख ही रहे हैं, LAC पे चाहे वो ताइवान स्ट्रीट पर हो, चीन की जो रणनीति है वॉर लड़ने की, वो एक अलग प्रकार की है। और ये रणनीति उनकी लगभग 2000 साल पुरानी किताब द आर्ट ऑफ वॉर से आती है, जो कि उनके पुराने जनरल sun Tzu के द्वारा लिखी गई है। आप इस ऑडियो बुक को कुको FM पे सुन सकते हैं। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक हैं। ये एक 4.5 रेटिंग का ऐप है, जिसके पास नॉन फिक्शनल कैटेगरी की ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप पे आप अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध हैं, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाएंगी।
अभी आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो यही सर्विसेज आपको 199 में प्राप्त हो जाएंगी, पर शुरुआती 250 कस्टमर्स के लिए ये है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात करते हैं हमारी भारतीय आर्मी में नेपाली लोगों की भर्ती को लेकर, गोरखा की भर्ती को लेकर। गोरखा की भर्ती या नेपाली लोगों की भर्ती भारत में जिस प्रकार से अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसी प्रकार से होने वाली थी, जिसकी की डेट भी निकल चुकी है, पर नेपाल ने इस प्रकार की भर्ती अपने वहां होने नहीं दी। भुटवल और एक दो और इलाकों में नेपाल में इस प्रकार की भर्ती होने वाली थी, जिसमें कि लोग जुटते, लोकल जो वहां पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो भारतीय आर्मी को या इस जो रिक्रूटमेंट है उसको सिक्योरिटी देता और तब जाके इस प्रकार के जो भर्ती है वहां पर कंप्लीट हो पाती, पर इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। नेपाल ने इसके लिए मना कर दिया। नेपाल ने यह कहा है कि अपने सभी स्टेक होल्डर्स और अब सभी पार्टियों से कंसल्ट करने के बाद ही वो इस भर्ती को अप्रूवल देंगे अपने देश में। उनका ये कंसर्न है कि अग्निवीर के तहत जो 4 साल में युवा वापस कर दिए जाएंगे 75%, उसके लिए वो कंसर्न जारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत ने इसके लिए नेपाल से कोई भी संपर्क नहीं साधा, कोई भी बातचीत नहीं की। यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं। मुझे जो लगता है कि आगे चल के नेपाल मान ही जाएगा और गोरखा की भर्ती फिर से स्टार्ट हो जाएगी। पर यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि भारत को इतनी क्या अर्जेंसी है अपनी वो जो पुरानी परंपरा है जिसमें कि गोरखा की भर्ती की जाती थी उसके पीछे इतना लगना कि नेपाल ने मना भी कर दिया है तब भी हम चाह रहे हैं कि उनकी भर्ती लें। असल में पुराने समय से ये प्रथा इसीलिए रखी गई है कि नेपाली लोग और भारतीय लोगों के बीच में जुड़ाव रहे। सेना में भर्ती होने से वो भारत की जमीन के लिए वफादार हो जाते हैं, जिससे कि एक जुड़ाव हमेशा बना रहता है और इसी कारण से अंग्रेजों ने ये परंपरा भी स्टार्ट की थी और उनकी वीरता तो देखी गई है। बहरहाल नेपाल के युवाओं को नौकरी तो इससे मिलती ही है, पर नेपाल की सरकार के कुछ और नखरे हैं कि 4 साल में उनको वापस नहीं किया जाए। वो चाहते हैं कि एक बार युवा जब चले जाएं तो चले जाएं, उनकी नौकरी कोई भी दिक्कत ना हो। तो भारत तो एक तरह से उनकी युवाओं को गोद ले रहा है, दूसरी बात नेपाल की नौटंकी भी देख रहा है, उनकी सरकार की नौटंकी भी झेल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पर आपका क्या कहना है और ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 महीने में ही ये गोरखा वाली जो भर्ती है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। नेपाल की सरकार इसको अप्रूवल दे ही देगी। बात करते हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की, जो कि भारत में 2023 से स्टार्ट होगा। इसका आरएफपी जब जारी किया जाएगा, अभी तक इसका आरएफपी जारी नहीं किया गया है। सब हवा में बात चल रही है कि ये एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे, वो एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। 114 की संख्या में भारतीय एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइपून इसमें राफेल को टक्कर देने के लिए अपने एयरक्राफ्टों का दाम बहुत ज्यादा गिरा सकता है, जिससे कि राफेल के प्रति भारतीय एयरफोर्स का जो झुकाव है वो कम हो सकता है। कहा जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइपून 30% तक अपने दाम गिरा सकता है, जिससे कि वो राफेल को कड़ी टक्कर देने वाला है। इससे राफेल के मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट और भारतीय एयरफोर्स दोनों की ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स का जो झुकाव है या भारत का जो झुकाव है वो पहले से राफेल की तरफ देखा गया है और राफेल हमने खरीदा भी है इसी झुकाव के कारण, क्योंकि हमें वो अच्छा लगा। यदि यूरोफाइटर टाइपून कम दाम पे भारत को मिलता है तो भारत को उसको खरीदना ही है, क्योंकि हमें सस्ते एयरक्राफ्ट तो चाहिए, अच्छे एयरक्राफ्ट तो चाहिए। यूरोफाइटर टाइपून कोई बेकार एयरक्राफ्ट तो है नहीं। तो राफेल एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ यूरोफाइटर टाइपून हो जाएगा। कोई भी एयरफोर्स ये चाहती है कि एक समान एयरक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके वहां हो, ताकि उसकी सर्विसिबिलिटी मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इस तरह के कई प्रकार के एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ हो जाएंगे तो सर्विसिबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत होगी। यही चीज भारतीय एयरफोर्स नहीं चाहती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए।